हाँ जी, बैठिए। बैठो बच्चों, बैठो। नमस्कार, नमस्कार। देखिए बच्चों, कल हमने लास्ट एस्केलेशन क्लॉज पर छोड़ा था और इसको हल्का फुल्का अपन ने ओरली बताया था कि एस्केलेशन क्लॉज जो होता है ये फिक्स्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डाला जाता है। किसमें डाला जाता है? फिक्स टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब काम शुरू होने से पहले ही ये डिसाइड हो जाए कि प्राइस क्या रहेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है? फिक्स्ड वाला। तो इसमें होता क्या है, मैंने आपको लास्ट में जाते जाते ये बोला था कि आप ये 2 लाइन कॉपी कर लेना। अरे बोला था, बताओ कौन कौन सी 2 लाइन के बारे में बात की थी अपन ने? एज पर दिस क्लॉज द कॉन्ट्रैक्टर इंक्रीज द if the cost of material employ and increase beyond a, ये कॉपी कर लिया था आपने। बस इसके आगे एक लाइन और लिख लो, एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका उल्टा, मतलब जरूरी नहीं है कि रेट बढ़े, रेट क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है। तो एक बार वापस से पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। किसे इंक्रीज कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को इंक्रीज कर देता है यदि मटेरियल की रेट, लेबर की रेट, खर्चों की रेट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चली जाए, एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चली जाए। और इसका एक मैंने एग्जाम्पल वैसे खुद के हिसाब से बना के बताया था। और वो क्या एग्जाम्पल था? देखो आप, हमने देखा था कि एक तरफ मैंने कौन सी क्वांटिटी लिखी? स्टैंडर्ड। एक तरफ मैंने क्या लिखा बताओ? स्टैंडर्ड रेट। एक तरफ मैंने क्या लिखा? एक्चुअल क्वांटिटी। और एक तरफ मैंने क्या लिखा? एक्चुअल रेट। और मैंने आपको कहा ये मैंने क्या लिखी बताओ? सीमेंट। और ये मैंने लिखा मैन पावर, लेबर। अब मेरे को सीमेंट मैंने डिसाइड किया था मुझे कितने बैग चाहिए? 50,000 बैग। और उनकी रेट क्या रहेगी? 500। लेबर मेरे को कितना चाहिए? 60,000 मैन। कितना चाहिए? और इनकी रेट क्या डिसाइड की थी? 600। ये जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था तो मेरे को ये अंदाजा था कि इस पूरे काम में इतने तो बैग लगेंगे, इतने मैन पावर लगेगी और ये इनकी रेट रहेगी। लेकिन जब काम चला तो हमें सच्चाई का पता चला कि 50,000 बैग की जगह कितने बैग लग गए? 90,000। 60,000 मैन की जगह 50,000। यानी सीमेंट बैग क्या लगे? ज्यादा। मैन पावर क्या लगा? कम। रेट 500 से हो गई 700, ये 600 से हो गई 500। सपोज करो 500। तो मैंने आपको बताया था कि एस्केलेशन क्लॉज जो निकलेगा उसका फार्मूला क्या लगेगा? एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। अरे क्या हुआ? कैसे? एक बार वापस से देखो, क्या वर्ड बोला मैंने? एक्चुअल रेट माइनस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिस इज द फार्मूला ऑफ एस्केलेशन क्लॉज। नहीं, अभी मैं लिखवाऊंगा। ये फार्मूला होता है। बताइए क्या लिखा मैंने? माइनस इंटू क्या लिखा?
बट ये कोई यूनिवर्सल फिक्स फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला जो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा वो काम करेगा तो सही, लेकिन वो केवल आपके उसी क्वेश्चन में ही काम करेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि एस्केलेशन क्लॉज 3 टाइप की हो सकती है। नंबर 1, स्टैंडर्ड से ऊपर बढ़ते ही जो भी बढ़ रहा है पूरा। दूसरा क्या है, इंतजार करो 500 रुपए पर नहीं, 520 या 530 जो भी डिसाइड हो वहां तक सब्र करो, और 520 से ऊपर बढ़े तो फिर बात करो। यानी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि इफ मटेरियल प्राइस और लेबर रेट आर इंक्रीज बियॉन्ड 10% अबव फ्रॉम स्टैंडर्ड रेट देन सच क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। तो मुझे बताइए 500 से ऊपर होते ही एस्केलेशन लग जाएगा क्या? नहीं, 550 तक वेट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? और तीसरा क्लॉज और होता है, वो कहता है कि 10% बढ़ने के बाद लगेगा, और उसका भी पूरा नहीं, उसका भी 40%, 50%। तो ये जो एस्केलेशन क्लॉज है उसकी यदि लैंग्वेज क्वेश्चन में दे रखी हो तो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली करेंगे, और यदि नई लैंग्वेज दे रखी है तो ये यूनिवर्सल जिंदाबाद फार्मूला लगा देंगे, जो कि क्या लगा हुआ है बताओ? AR माइनस SR इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों के? लिखे कॉपी में, फॉर्मूला ऑफ एस्केलेशन क्लॉज। फॉर्मूला ऑफ एस्केलेशन क्लॉज बताइए क्या फॉर्मूला? AR माइनस SR इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। AR का मतलब क्या? SR का मतलब? AR SR का ये फार्मूला हमने लगा दिया, और मुझे बताइए जो भी अमाउंट यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव निकलेगा उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में या तो ऐड होगा या लेस होगा। या तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या होगा? ऐड, या क्या होगा? लेस। तो बताइए न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे निकाली जाएगी? न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे निकाली जाएगी? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्या लिखा मैंने? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस माइनस एस्केलेशन क्लेम। एस्केलेशन क्लेम। कॉपी हो गया? हटा दूं? देखिए ये क्वेश्चन रहा, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए। मुझे बताइए इलस्ट्रेशन 7 है, कॉन्ट्रैक्टर एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीड प्राइस क्या लिखी हुई है? 17 लाख। सब्जेक्ट टू क्या लिख रखा है? किसका एस्केलेशन क्लॉज? मटेरियल का और वेजेस का। एज स्पेल्ड आउट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड करस्पॉन्डिंग एक्चुअल्स आर एज फॉलो। तो सर ये क्या है? ये कह रहा है कि एक्चुअल के डेटा है और कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त क्या डिसाइड किए थे उसके डेटा है।
तो हमारे पास टोटल कितने डेटा अवेलेबल है? 4। एक तो डेटा कौन सा अवेलेबल है? स्टैंडर्ड। और एक डेटा कौन सा अवेलेबल है? एक्चुअल। मटेरियल कितने टाइप के हैं? 3। बोलो कौन कौन से 3 टाइप के? ए, बी एंड सी। आप ये बताइए, लेबर भी है आपके पास, और लेबर कितना कितना है? एक्स वाई जेड, और ये भी डिटेल है। एक बार इनको पेंडिंग छोड़ दो, नीचे पढ़ो क्या लिख रखा है। रिकनिंग द फुल आस्पेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, द कंपनी हैज क्लेम्ड ए फाइनल प्राइस कितने रुपए का? कंपनी ने इस डेटा को देख के ये बोला कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमने डिसाइड की थी वो 17,50,000 की बजाय हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी बताते हैं? 17,73,600 बताते हैं। यानी उन्होंने बढ़ा के बताई। आपने उनसे पूछा कि बढ़ा क्यों रहे हो, तो उन्होंने कहा एस्केलेशन क्लेम के कारण बढ़ा रहे हैं। तो आपको कह रहा है आप इसका एनालिसिस करो और फिर आप दिमाग लगा के ये बताओ कि एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम कितने का है और फाइनल प्राइस कितने की है। यानी कुल मिला के आपको ये डिसीजन देना है कि ये जो बताया गया है वो सही है या नहीं है। समझ गए? सर इसको कैसे करेंगे? तो पहले एस्केलेशन क्लेम निकालेंगे। एस्केलेशन क्लेम का फार्मूला यदि कुछ भी नहीं लिख रखा हो तो फार्मूला अभी अभी मैंने बताया था। क्या फार्मूला है बताओ? हाँ, यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपकी अभी रेट क्या है। तो अभी रेट क्या है बताओ? और जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो रेट क्या थी? तो ये लो, ए आर माइनस क्या लिखा मैंने? ऐसा। और फिर मल्टीप्लाई किसको करते हैं? तो आप बताइए क्या आएगा? 48 माइनस इंटू माइनस का क्या चीज है ये? माइनस का 10,000 किससे रिलेटेड? एस्केलेशन क्लेम मटेरियल ए से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? क्यों ये कम क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय मटेरियल की रेट क्या थी, और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या हो गई? कम हो गई या ज्यादा हो गई? कितने रुपए कम हो गई? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? कितने रुपए से कम होगी? ऐसे ही बी का बताओ। 79 माइनस 80 कितना आया? माइनस का, इससे कम हुई या ज्यादा हुई? तीसरा वाला बताओ, प्लस का या माइनस का? प्लस का 15,000। चलो जी, इन तीनों को ऐड करो केवल। यानी मटेरियल में फ्लक्चुएशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से बढ़ जाएगा? लेकिन ये तो केवल मटेरियल का निकला है। ऐसा का ऐसा किस में देखना आपको? वेजेज में भी देखना है। तो यदि वेजेज में अपन देखें तो आप मुझे बताइए रेट क्या थी पहले? पहले 70 डिसाइड थी, अब कितनी हो गई? तो बताओ कितना होगा? 72 माइनस 70 इंटू, ये वाली लेंगे क्वांटिटी या ये वाली लेंगे? स्टैंडर्ड वाली। कौन सी लेंगे? क्यों लेंगे? इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्यों लेंगे? क्योंकि ये तो आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो भाई। इसमें तो आप एस्केलेशन क्लेम के नाम पर खूब कर दो 20,000 घंटे, ये तो आपके हाथ की तो बात है। तो केवल और केवल एस्केलेशन क्लेम जो है उसमें इन्फ्लेशन का दिया जाता है पैसा, न कि आपकी इनएफिशिएंसी का दिया जाता है। भाई आप अपनी इनएफिशिएंसी से, अपनी अयोग्यताओं से खूब मटेरियल लगा दो, खूब लेबर लगा दो, तो उसका ठेगा कॉन्ट्रैक्टी ने थोड़ी ले रखा है। तो यहां पर आपको क्वांटिटी जो लेनी होती है वो ऑलवेज क्या लेनी होती है? स्टैंडर्ड। मल्टीप्लाई करो 2000 से, प्लस का या माइनस का? वाई वाली बताओ। जीरो। क्यों जीरो क्यों आया? सेम है। सी जेड वाली बताओ। 3,000।
तो बताओ ये कितना बैठा, प्लस का या माइनस का? दोनों का टोटल बताओ। 8,000 प्लस का या माइनस का? प्लस का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने की थी? 17,50,000 में कितना एस्केलेशन क्लेम आया? दोनों का टोटल करो, यानी नई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपके अकॉर्डिंग कितनी रहनी चाहिए? 17,58,000, जबकि ये कितना कह रहा है? इसका मतलब इसने जो बताई है वो सही नहीं बताई है। सही प्राइस क्या होगी? 17,58,500। चेक करते हैं, ये देखो आ गया। और फिर आपका बुक वाला इसको वेरीफाई करने लग गया, जिसकी खैर जरूरत नहीं थी, कि आखिरकार उस कॉन्ट्रैक्टर ने निकाला तो कैसे निकाला ये 17,73,600? कहीं से तो निकाला होगा। तो लास्ट में बिना अपने क्वेश्चन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन इसने ये प्रूव किया कि उसने कैसे निकाला ये 17,73,600। तो उसने कैसे निकाला वो भी मैं बता देता हूं। ये 17,73,600 कैसे निकाला है एक्चुअली में? उसने निकाला है एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर करके। अरे किसको? किससे मल्टीप्लाई कर करके? मल्टीप्लाई कर करके निकाला है। तो सर उससे कैसे आया? तो देखो बताते हैं। 50,000 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 2 लाख, और उस तरफ भी मल्टीप्लाई करो 5,050 को 48 से, 2 लाख। डिफरेंस बताओ, आपका ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? कम। कितना कम लग रहा है? माइनस का। ऐसे का ऐसा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 लाख, और ऐसे के ऐसे पड़ोस वालों को मल्टीप्लाई करो, 272। डिफरेंस निकालो, माइनस का या प्लस का? माइनस का। सस्ता लग रहा है? अरे सस्ता लग रहा है ना, स्टैंडर्ड से सस्ता लग रहा है। 2500 को 60 से, और 2600 को 66 से, 171,6। डिफरेंस बताओ, 21। डिफरेंस इन तीनों का नेट करो, 6,000। यानी उसने कहा एस्केलेशन क्लेम मटेरियल का ये है, ऐसे का ऐसा उसने लेबर में निकाला। लेबर में 2,000 को 70 से मल्टीप्लाई करो, 1,40,000। 2100 को 72 से मल्टीप्लाई करो, 151,200। डिफरेंस बताओ, 11,200। फिर 2500 को 75 से करो, 18। ठीक है, इधर 2450 को 75 से करो, 183। डिफरेंस निकालो, 3 प्लस या माइनस? माइनस। लास्ट 3,000 को 65 से करो, 1 लाख, और 3100 को 66 से करो, 2,04,000। डिफरेंस बताओ, 9,000। इन तीनों का डिफरेंस बताओ, 17,050। प्लस का ना, अब प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, 23,000। और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था बच्चों? में 23,600 जोड़ो, उसने ऐसे निकाला है। तो ये अपने को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि उसने निकाला कैसे। ये अपने को तो एस्केलेशन क्लेम निकालना है,
लेकिन उसने कैसे निकाल दिया 1773,600, ये भी तो पता पड़ना चाहिए कि उसने निकाला तो निकाला कैसे। कोई ना कोई तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया ही होगा। तो उसने क्या किया, ये अपना इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अपना पार्ट ये है एस्केलेशन क्लेम कितने का होगा और नई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने की होगी। ठीक है, तो हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। इलस्ट्रेशन 7, पेज 9.25, कंपाइलर में 9.5। Calculation of escalation claim amount in respect of material and wages. Calculation of escalation claim amount in respect of material and wages. $48 minus 50, $79 minus 80, माइनस का 3500, 66 minus 60, प्लस का 15, तो इन तीनों का टोटल वेजेज 72 माइनस 75 minus 75, 0, 3000, टोटल एस्केलेशन क्लेम अमाउंट
यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8,500 से बढ़ाई जाएगी। और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ओके। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। 17,58,500 में किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। नहीं है, हटा दूं? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स और किसी को कोई समझ में आ गया सबके? ठीक। देखो, हमारा फाइनल प्राइस आ गया, लेकिन ये फालतू में इसको क्या कर रहा है बताओ? क्या लिखा हुआ है? दिस कैन बी। तो अपने को वेरीफाई करने की जरूरत क्या है भाई? अपने को ये बोल रहा है नई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताओ, तो वो हमने बता दी। अब इन्होंने सॉल्यूशन में इसे क्या किया है बच्चों? वेरीफाई। तो ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये केवल समझाने के लिए बताया कि 23,600 इसने निकाले कैसे। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। नोट पढ़ो, क्या लिख रखा है नोट? इट इज फंडामेंटल principle that contractee would compensate the contractor for increase in cost which are caused by beyond the control of and not for increase in cost which are caused due to और आपके वर्कर इनएफिशिएंट है, आपका एस्टिमेशन गलत है, वो एस्केलेशन क्लेम का पार्ट नहीं है। यानी यदि आपका मटेरियल ज़्यादा लग जाता है, आपके लेबर आर ज़्यादा लग जाते हैं, तो ये जो है एस्केलेशन क्लेम का पार्ट नहीं है, इसको खुद भुगतना पड़ेगा। यदि आपके ज़्यादा मटेरियल लग गया, ज़्यादा वर्कर लग गए, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसके लिए किसी भी हाल में आप कॉम्पनसेशन मांग नहीं सकते और वो न देगा न आप उसे कॉम्पनसेट करोगे। एक पेंटर है, दीपावली चल रही है, लोगों के यहाँ पेंट करने आता है, मकान को 10 बार नापेगा, 25 बार नापेगा, लंबाई नापेगा, चौड़ाई नापेगा, हर दीवार की साइज नापेगा। उसके बाद आपको बोलेगा कलर कौन सा करवाना है। आपने कहा भाई ये करवाना है, ये 2 कलर करवाने हैं, ट्रैक्टर है, इमल्सन है, एशियन है, जो भी है। वो कैलकुलेशन करके गणित जोड़ बाकी गुणा भाग कर करा के और पैसे बोल देगा। अब आप मुझे बताइए, रेट बढ़ नहीं रही। एशियन पेंट का डिब्बा जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया था उतने का ही पहले था और उतने का ही अब है, लेकिन वो कह रहा है सर मेरे तो बचत ही नहीं हो रही, मेरे तो ज्यादा लग गया। भाई ये तो तेरी इनएफिशिएंसी है, तूने फिर क्या सोच के गुणा भाग करके और 1 लाख रुपए बताया है? तू ढंग से लगाता तेरा हिसाब किताब। अब तू यदि रॉन्ग एस्टिमेशन लगाता है या यहां मटेरियल ज्यादा लगता है तो उसके लिए तो खुद भुगत। लेकिन सपोज कीजिए एशियन पेंट का डिब्बा ही महंगा हो जाता है, तो फिर नो डाउट जो कॉन्ट्रैक्टी है वो भी क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है भाई, ये तेरे बियॉन्ड कंट्रोल के बाहर था
और इसके लिए मैं तेरे को कॉम्पनसेट करने को क्या हूं, तैयार हूं। तो देख, तूने कितने बाल्टियां फिक्स की थी? कि मैंने सर 100 बाल्टियां फिक्स की थी कि 100 बाल्टियां कलर करने में लगेगी। एक बाल्टी पर कितना बढ़ गया? कि 100 रुपये बढ़ गया। तो 100 इंटू 100, 10,000 रुपये तेरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्या कर देते? इंक्रीज कर देते, बस। ताकि कम से कम वो क्वालिटी के साथ में क्या नहीं करे, कॉम्प्रोमाइज ना करे। क्योंकि रेट इंक्रीज होगी, रेट इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा? क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, कम मटेरियल लगाएगा, बचत करने की सोचेगा। कौन आदमी अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा? तो एस्केलेशन क्लेम जो क्लॉज है वो जोड़ा ही इस कारण जाता है ताकि दोनों पार्टी विन विन पोजीशन में रहे, आपको काम भी अच्छा मिले और कॉन्ट्रैक्टर भी पीसा न जाए। क्योंकि आप उसको पीस रहे हो कि नहीं तूने बात की थी इतने में कर काम, कि सर वो मटीरियल महंगा हो गया, का बस तू भुगत, तेरे को भुगतना पड़ेगा क्योंकि तूने एग्रीमेंट क्या किया है? साइन किया है। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों तरफ से काम होता है तभी काम सही ढंग से हो पाता है। ओके, अब आप मुझे बताइए, मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट के तो क्वेश्चन हो गए इसमें, एक बार कंफर्म करें। सेकंड, थर्ड, फोर्थ अनसॉल्व वाले हो गए ना? और इधर के भी हो गए शायद, ये इलस्ट्रेशन वाले भी। चेक करके बताओ एक बार मुझे। जॉब कॉस्टिंग को छोड़कर, जैसे ये 4 से हो गए होंगे शायद, 4 से हो गए ना सारे? हाँ, थर्ड से हो गया, थर्ड से हो गया होगा। बच्चों एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, इसमें ये थ्योरी का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है। बताओ क्या लिख रखा है? हटाऊं? फिर कहां रखाऊंगा यार, वहां तो खड़ी नहीं करने दे रहे आज। अब कर हाँ जी बच्चों सुन लो, ये थ्योरी में काफी क्वेश्चन आता है। क्या नाम है इसका? कॉस प्लस, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। अब मैं इसके बारे में समझा रहा हूं। क्या नहीं, एक्चुअली में क्या है कि कोई रेलवे का मिनिस्टर आ रहा है, तो आपने देखा होगा यहाँ की साफ सफाई भी हो रही है। तो वो ये बोर्ड वगैरह सारे हटा दिए, एमसीसी के बोर्ड वगैरह सब हट गए, और वो कल आएगा शायद, कल परसों या 2-3 दिन बाद जब भी।
तो यहाँ की क्लीनिंग हो रही है, आज वहाँ पार्क नहीं करने दे रहे गाड़ी, बाकी मैं तो उधर ही पार्क करके आता हूँ। आज अंदर ही नहीं एंटर करने दिया तो मैंने साइड में लगा दी नीचे, और वहाँ से भी हटाओ, अब मैंने दूसरी जगह करा दी, वहाँ से भी हटाओ तो तीसरी जगह लगा देंगे, क्या करें। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, देखिए होता क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पहले से डिसाइड करना नामुमकिन हो, तो बताइए कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। एक बार वापस से सुन लो भाई, फिर ये समझ में नहीं आएगा तो ये याद भी नहीं रहेगा। जब दोनों पार्टी काम शुरू करने से पहले ये डिसाइड ही नहीं कर सकती कि कितने पैसे लगेंगे, तो वे फिक्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्या। जैसे टनल बनाने का काम, क्या वर्ड बोला मैंने, अब टनल बनाने के काम में जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसे पता ही नहीं है कि अंदर पत्थर कौन सी कैटेगरी का आएगा। इट में भी पॉसिबल कि पत्थर जो है वो बाहर जैसा दिख रहा है अंदर भी वैसा ही हो, और आराम से सस्ती मशीनों से काम करवा के ही टनल बन जाए। लेकिन इट में भी पॉसिबल कि अंदर रॉक की क्वालिटी थोड़ी सॉलिड आ जाए और उसे बनाने के लिए, टनल को बनाने के लिए हैवी मशीनरी मंगानी पड़े, तो वो तो दिवालिया हो जाएगा। तो वो कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में प्री एस्टिमेशन लगाना लगभग लगभग नामुमकिन है, तो वो मैं फिक्स पे नहीं करूंगा। तो फिर तू क्या चाहता है कि मैं ये चाहता हूं कि जितना पैसा लगेगा वो आप देख सकते हो, आप मेरी रोजाना बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो, उनकी ऑडिट करो, और जो भी मेरे खर्चा लग रहा है उसका 20% प्रॉफिट जोड़ करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल जाएगा। यानी यहां पर आप ये कहते हो कि यू कैन सी माई बुक्स, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कभी भी एफिशिएंसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको तो अच्छी तरह से मालूम है कि जो उसका लगेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 20% का क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अरे समझ में आ गई क्या बात। जैसे जनरली क्या होता है, जनरली इजी एग्जांपल ले रहा हूं, कारपेंटर जो होता है ना, कारपेंटर जो घर में अलमीरा और रसोई किचन वगैरह की खिड़कियां दरवाजे वगैरह ये बनाता है, वो यही वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है जनरली। कौन सा वाला, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 50,000 में सब कुछ बना के दे दूंगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो ये कहता है कि भाई मैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करूंगा का वो क्या है कि आप चलो मेरे साथ में, मटेरियल आपके सामने खरीदा जाएगा, इसके अंदर जो भी लगेगा आप तो मेरे को 25% बढ़ा के मेरा लेबर दे देना, वही मेरा लेबर है, वही मेरा प्रॉफिट है। अब मुझे बताइए, हर आदमी ज्यादा से ज्यादा काम कराना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, चाहेगा, तो वो और मटेरियल लाएगा कि नहीं लाएगा, लाएगा, तो उसका प्रॉफिट और बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। जितना महंगा मटेरियल आएगा उतना ही उसका प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। अरे समझ गए क्या। तो बताइए क्या लिखा हुआ है, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट, आगे क्या लिख रखा है, वेयर द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग एंड प्रॉफिट ऑफ टोटल कॉस्ट। कैसे बातें करते रहते हो, अरे तो हमारी भी सुन लो यार, हमेशा बातें करते रहते हैं। प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट, दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर्ड इनटू व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू विथ रीजनेबल ड्यू टू क्या लिख रखा है, दैट अफेक्ट द, समझ गए क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो कोई आपसे पूछे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को निकाला जाता है कॉस्ट में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करके। तो बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। यह ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पहले से प्री डिटरमाइन करना क्या हो, नामुमकिन हो कि कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा। अरे क्लियर है, ये काहे की आवाज आ रही है। इसको नोट करके लाना आप लोग, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी नोट करके लाना, ये एग्जाम में लगभग लगभग आता है। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मुझे बताइए डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कि यहां पर कभी भी वो
एफिशिएंसी के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे कारपेंटर है, बोर्ड को आराम से काटने पर उसको 100% यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन वो कोशिश क्या करेगा, अनाप शनाप काटो और 30% क्या करो, खराब, क्योंकि जितना ज्यादा खराब होगा उतनी उसकी लेबर क्या होगी, ज्यादा। वो ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज करने की कोशिश करेगा। अरे क्लियर है? कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट बताओ? कॉस्ट प्लस। अपना जो अभी चैप्टर चल रहा है उसका नाम है जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बोलो क्या नाम है? हम कौन सा वाला पार्ट पढ़ चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन सा वाला पार्ट बचा है? तो ध्यान दीजिए, जॉब कॉस्टिंग के अपने पास दो ही सवाल है, एग्जाम में आता भी कम है। बस एक चीज जो आपको दिक्कत देगी उसका नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। क्या वर्ड बोला मैंने? ये आपको वापस से प्रॉब्लम देगा। इसका कारण यह है कि हम लोग इस चैप्टर के बाद ही कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ओवरहेड। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो अभी एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड चैप्टर में मैं बस कुछ चीजें बताऊंगा आपको, वो माननी है, बस ब्लाइंडली माननी है। यहां सर ने बोला है, बाकी उनका जो लॉजिक है वो हम ओवरहेड वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। कौन से वाले में? क्योंकि अभी मैं केवल 2 सवाल के लिए इसको भी पेंडिंग छोड़ दूंगा, फिर मुसीबत हो जाएगी। अरे समझ रहे हो ना बात? फिर मैं कहूंगा कि इसको कौन से चैप्टर के बाद पढ़ेंगे? ओवरहेड। तो ये 2 सवाल आपके पेंडिंग लिस्ट में डोलते ही रहेंगे। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लाइन बोलूंगा मैं, आपको उनको ब्लाइंडली मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ओवरहेड चैप्टर में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। पहली बात, जॉब कॉस्टिंग कहते किसे हैं? जॉब कॉस्टिंग होती क्या है? कस्टमर के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर क्या हो? काम हो। कौन सा मेथड लिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कॉस्टिंग में फर्क केवल किस चीज का है? कॉन्ट्रैक्ट में काम का साइज क्या होता है? बड़ा, और उसे पूरा करने में, जबकि जॉब कॉस्टिंग में पूरा करने में, जैसे मोटर रिपेयर वर्कशॉप में क्या लिया जाता है? प्रिंटिंग प्रेस में क्या लिया जाता है? अब सुनना, थोड़ा सा सोचना, दिमाग लगाना और मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। आपकी 4 व्हीलर कार सर्विस होने के लिए गई, वर्कशॉप में कहां गई? सर्विस होने के लिए। समझ गए? तो वहां पर सबसे पहले आपका जॉब कार्ड बनाया जाता है, पीले कलर का होता है जनरली, मैं ये नहीं कहता हूं कंफर्म, बट कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। क्या बोलते हैं इसे? जैसे आप वर्कशॉप में गाड़ी लेके जाओगे, एंटर होने से पहले रोक लेगा और एक येलो कलर का कार्ड लेके आएगा, गाड़ी का नंबर वगैरह, आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर नोट करेगा और बोलने के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ सर बोलिए। तो आप बोलोगे एक तो सर्विस करवानी है, कि सर ठीक है, ऑयल चेंज कर दूं क्या? वो कहेगा यस ऑयल चेंज कर दो। कूलेंट चेंज कर दूं क्या? यस कूलेंट चेंज कर दो। सर ये इधर अंदर की ग्रीसिंग व्रीसिंग कर दूं क्या? ग्रीसिंग कर दो। सर वॉशिंग कर दूं क्या? वॉशिंग कर दो। अब प्रॉब्लम भी बोल दो। अब आप कहोगे ठीक है, वाइपर वगैरह भी चेंज कर दो, और ये पीछे का मरगार्ड है उसमें डेंट वेंट आ गया तो उसका कलर वगैरह कर दो। आप 50 काम नोट करवा दोगे, वो उस जॉब कार्ड पर उन चीजों को रख देगा, गाड़ी के साथ अटैच कर देगा, अंदर हैंड ओवर कर देगा। अब होता क्या है कि मुझे बताइए, इंजन ऑयल डला, क्या डला? तो बताइए जॉब कार्ड बनाने वाले को, जॉब कॉस्ट निकालने वाले को जोर आएगा क्या? सवाल ही नहीं। वो कहेगा इंजन ऑयल कितने का? 600 रुपए का, जोड़ 600 रुपए। वाइपर 300 रुपए के, जोड़ 300 रुपए का। अरे जोड़ने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? यानी जो खर्चा स्पेशली आपकी गाड़ी पे लग रहा है उसमें कोई टेंशन है क्या? उनको तो आराम से जोड़ लोगे आप। आया? देन बात आती है लेबर की। किसकी बात आती है? अब लेबर में आपने ऐसे बांट रखा है कि ये लेबर 600 रुपए का, कितने रुपए का? एक लेबर 800 रुपए का और एक लेबर 1000 रुपए का। बोलो कितने कितने वाले लेबर है? 600 वाला, 800 वाला, 1000 वाला। सब लेबर 10-10 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे? तो मुझे बताओ 600 वाले लेबर का पर आवर रेट क्या हुआ? 600 वाले लेबर का पर आवर रेट क्या हुआ? 800 वाले का और 1000 वाले का
क्या ये समझ में आया? 60, 80 और 100 आ गया। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो 600 वाला लेबर है वो आपकी गाड़ी पर 1 घंटे काम करता है, कितने घंटे, कितने रुपए आपकी गाड़ी में जुड़ जाएंगे? 800 वाला लेबर आपकी गाड़ी पर 1.5 घंटे काम करता है और 1000 रुपए वाला 2 घंटे काम करता है। बताओ कोई टेंशन है क्या? ये भी निकल गए। दिक्कत आती है एक वर्ड में जिसका नाम क्या है? सर ये क्या है? इनका जो मतलब है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट। जिस वर्कशॉप में गाड़ी आपकी सुधरने गई उसका किराया है महीने का 60,000 रुपए। कितना है? मुझे बताइए क्या इस किराए का पार्ट डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए? कितना डालूं? इतनी गाड़ियां आती है तो मतलब मैं गाड़ियां रिपेयर कर दूं उसके बाद कौन? देखो भाई साहब अभी तो मैं निकाल नहीं सकता, एक बार क्या साल वाल पूरा हो जाए फिर मैं सबको जोड़ जाड़ के नंबर ऑफ गाड़ियां निकाल के भाग लगा के टनाटन आपसे 1 साल बाद मीटर बना के दे दूंगा। मुझे बताइए पहले बताना पड़ेगा या बाद में बताना पड़ेगा? फिर आप किराया कैसे, फैक्ट्री का वो वर्कशॉप का किराया कैसे डालो? मुझे बताइए आपके वर्कर है चाय पीते, 4 बार चाय पीते हैं, क्या इस चाय का लोड पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वहां एक अकाउंटेंट डाल रखा है आपने, वो अकाउंटेंट 40,000 रुपए महीने का लेता है, क्या उसका खर्चा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप दुनिया भर का ऐड मारते फिर रहे हो हमारा वर्कशॉप हमारा वर्कशॉप, बताइए उसका लोड आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये क्या पर्टिकुलर गाड़ी पर चार्ज नहीं हो सकता? मटेरियल और लेबर तो मस्त चार्ज कर दिया आपने बिना किसी टेंशन के, धड़ 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 ये लो, लेकिन ओवरहेड यहां गाड़ी अटक गई। सर अब क्या करें, कैसे किराया चार्ज करें, कैसे ये चार्ज करें? तो होता क्या है, कई तरह का, कई लोग अलग अलग सिस्टम अपनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कॉस्ट शीट मैंने पढ़ा दी, अरे पढ़ा दी क्या कॉस्ट शीट? कुछ लोग कहते हैं कि जो ओवरहेड है ना, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या वर्ड बोला मैंने? वी आर चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेज। क्या बोला मैंने? सर मतलब ये कि हम ये देखेंगे पिछले साल, क्या बोला? टोटल मजदूरों को तनख्वाहें दी थी 10 लाख रुपए। टोटल मजदूर जो 600 वाला, 800 वाला, 1000 वाला टोटल मजदूर थे उनकी तनख्वाहें कितनी थी? और मेरे यहां पर जो फैक्ट्री ओवरहेड हुआ, क्या हुआ? वो हुआ 15 लाख का। सर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ गया? फैक्ट्री ओवरहेड में आपका वर्कशॉप का रेंट वगैरह आ गया, इसके अलावा सुपरवाइजर वगैरह की सैलरी पानी, दूसरे खर्चे आ गए। फैक्ट्री ओवरहेड की एक पूरी लिस्ट थी अपने पास में। तो बताओ ये कितना खर्चा हुआ पिछले साल? ये इस साल नहीं है, कौन से साल? वेजेस कितनी थी? ओवरहेड कितना था? तो उन्होंने कहा कि हम तो एक नियम बना लेते हैं कि जो भी हमारा वेजेज होगा उसका 150% फैक्ट्री ओवरहेड होगा, बात खत्म। क्या बोला मैंने? जो भी हमारा क्या होगा उसका कितना परसेंट? यानी आपके यहां पर एक वर्कर ने काम किया 60 रुपए का, एक वर्कर ने काम किया 120 रुपए का, एक वर्कर ने काम किया 200 का, टोटल करो इनका 380 का। सर ये 150% कैसे निकाला? तो ये 150% ऐसे निकाला, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बताओ? 15 लाख। वेजेज कितना है? परसेंटेज निकाल के बताओ। 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख का 100 कितना आया बताओ? यानी जो भी हमारी वेजेज होती है ओवरहेड कितना लगता है? 150%। तो बताओ आपकी गाड़ी पर कितना ओवरहेड चार्ज कर देंगे? 380 का 150%। 190 कैसे हुआ भाई? 50% थोड़ी बोल रहा हूं है। 190 क्यों ऐड होगा? क्यों? मुझे बताओ पिछले साल वेजेज कितना था? पिछले साल वेजेज कितना था और ओवरहेड कितना लगा? यानी वेजेज यदि 1 रुपए लगता है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगता है? ये 2 रुपए लगता है तो ये कितना लगता है? 3 रुपए।
ये 10 रुपए लगता है तो ये कितना लगता है? 20 रुपए, 15 रुपए। और ये यदि 380 लगता है तो ये कितना लगता है? कोई 190 बता रहा, तुम बर्बाद करके छोड़ोगे वर्कशॉप वालों को। अरे वर्कशॉप वाले बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, ठेले पे आ जाएंगे सीधा वर्कशॉप पे। ऐसे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो? कितने रुपए आए? क्या ये टेक्निक समझ में आई क्या आपको? सर ये अनाप शनाप कैसे कर दिया? तो ये हर एक इंडस्ट्री में अपनी अपनी बेसिस होती है। क्योंकि क्या है, कुछ लोग कहते हैं हम वेजेस के बेसिस पर करेंगे, कुछ कहते हैं नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट गुड, हम इसे प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर करेंगे। किस बेसिस पर? यानी ओवरहेड को चार्ज करना ऑलवेज किस पर होता है? अजम्पशन के ऊपर बेस। सबसे बड़ी लड़ाई कॉस्ट अकाउंटिंग में जो होती है वो होती है ओवरहेड का बंटवारा। क्या बड़ा बोला मैंने? ये खर्चे बांटे कैसे? इस गाड़ी पर कितने, इस गाड़ी पर कितने, इस गाड़ी पर कितने। और ये बताइए, ये हमें शुरू में करने होते हैं या बाद में करने होते हैं? तो होता क्या है, वर्ष के अंत में हमें यह पता चलता है या तो हमने ज्यादा वसूल लिए या हमने कम वसूले। दोनों में से एक चीज होती है, या तो ज्यादा खींच लिए लोगों से, या फिर क्या हुआ, हम बर्बाद हो गए, पूरा किराया ही नहीं निकल पाया। जैसे कोरोना काल में मान लो 2 ही गाड़ी आई। कितनी गाड़ी आई? 2 गाड़ियां। एक गाड़ी का कितना आया? 380 का 150% कितना, और दूसरी गाड़ी का भी 570, जोड़ लो दोनों को। लेकिन क्या किराए का मीटर रुका क्या? तो वैसे बर्बाद हो गए। सर इसका मतलब अपने को करना क्या चाहिए था, पहली गाड़ी 7.5 लाख का ओवरहेड जोड़ के इसका कितने का ओवरहेड जोड़, वो देख वो दूसरी गाड़ी वाला इसका भी कितना जोड़। कोई रुकेगा या भाग जाएंगे दोनों? तो ये लड़ाई झगड़ा जो है, ये लड़ाई झगड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी का है। हाँ हाँ 570 लड़ाई झगड़ा इसी बंटवारे का है। और ये बंटवारा करना बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। तो इसका एक रिफाइंड वर्जन आया है। क्या आया है? और उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या नाम है? एक तो है गलत वर्जन। सर गलत वर्जन भी पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना है। एक कौन सा पढ़ना है? सही वर्जन। तो अभी जो मैं आपको जॉब कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा उसमें मैं कुछ चीजें आपको ऐसे बोलूंगा, आप मेरे कहने पर मान लो। जैसे मैं बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड को वेजेस के बेसिस पर चार्ज करो। सर क्यों? क्योंकि किताब ने भी नीचे लिख रखा है वी अज्यूम। क्या लिख रखा है? कि फैक्ट्री ओवरहेड किसके बेसिस पर है? वेजेस के बेसिस। अब अज्यूम उसने कर रखा है तो मैं भी यही करूंगा, सेम टू सेम। एक और ओवरहेड होगा जिसका नाम है सेलिंग ओवरहेड। क्या बोला मैंने? सर ये क्या होता है? सेलिंग ओवरहेड के एग्जांपल अपन ने देखे थे, मार्केटिंग के पैसे। किसके पैसे? इसमें भी इंस्टीट्यूट ने अज्यूम कर रखा है कि वी अज्यूम सेलिंग ओवरहेड आर चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर चार्ज किए जाएंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दिया अखबार में 20 लाख का, और गाड़ियां सर्विस होने के लिए आ गई। ठीक है, कितनी गाड़ियां आई? 5 का डिवाइड कर 20 लाख को 5 में डाल के इनके ऊपर 4-4 लाख रुपए। तो गाड़ी वाले नहीं रुकेंगे, एक बेस तो बनाना पड़ेगा ना। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ओवरहेड यदि डाल करके आपका मोटर गैराज वाला बिल बना देना तो आप पैसे ही नहीं दो। तो उनके पास एक ही तरीका, वो मटेरियल में इन्फ्लेट कर देते हैं, वो वेजेस में इन्फ्लेट कर देते हैं और फिर पैसे लेते हैं। अब आपसे कोई कहे ठीक है सर, एक तो ये इंजन ऑयल का, ये लेबर का, और ये सर ये ओवरहेड का है, ये क्या है? सर वो फैक्ट्री का किराया का भी तो डाला है। तू मेरे से ही किराया लेगा क्या? कभी भी बिल में ऐसे ओवरहेड लिखे हुए नहीं आते, आप चेक करना बिल का। यदि ऐसे फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड लिख दिए ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड का ही का? फैक्ट्री ये वर्कशॉप का रेंट का। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा कि वो 4 बाबू दिख रहे हैं ना उनकी तनख्वाह का। कहीं सेलिंग ओवरहेड कितना का? सर आज कल अखबार में देखा आपने, दैनिक भास्कर का, हाँ हमारा ऐड आया था ना, कहा सर उसका वाला पार्ट। कोई पैसा देगा क्या? तो भाई साहब ये एक तो मटेरियल के जोड़ ले, एक लेबर के जोड़ ले, रवाना करके का मेरा प्रॉफिट का लेबर दे तो दिया तेरे को, और क्या प्रॉफिट चाहिए तेरे को? तेरे को प्रॉफिट और चाहिए? ओवरहेड कोई नहीं समझता।
तो जनरली जो बिल बनते हैं ना, तो वो इन्फ्लेट करके बनाते हैं। जैसे ऑयल 300 का है ना, वो पहले 700 रुपए जोड़ते हैं। कितने रुपए जोड़ते हैं? वो ओवरहेड का उसमें डाल देते हैं। क्योंकि आप यदि ओवरहेड के नाम से पैसे मांगने लग गए ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में ये तनख्वाह का डाला, और सर हम वो दिन में चाय भी पीते हैं ना, तो वो भी तो जाएगा। सर वो देखो वाइपर टूट गया था तो उसके पैसे भी जुड़े हैं। ये नल और बिजली का खर्चा आता है वो भी जुड़ रहा है आपके, तो आप कहोगे शाबाश। तो आपकी जो फी बनती है ना, फी स्ट्रक्चर, जैसे इंटरमीडिएट की फी कितनी है, तो ये 90,000 की फी में सब कुछ शामिल है। आपको क्या लगता है? मास्टर की तनख्वाह, और तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। जो ले दे के एक चीज आती है, एक तो मास्टर की तनख्वाह आती है और एक नोट्स आ जाते हैं मैक्स टू मैक्स, थोड़ा बहुत बिजली का भी, बाकी बाकी दुनिया भर के खर्चों का लोड भी जुड़ता है। एक एक चीज का पैसा जुड़ता है, एक एक चीज का, तब जाके होता है, तब जाके जुड़ता है। ऐसे ही यदि फीस डिसाइड हो गई तो घाटे में जाएगी। ठीक है, आप क्या समझते हो कि 90,000 की फीस है, इसका मतलब ये 9 टीचर है तो बढ़ जाता होगा 10-10 हजार रुपए, खत्म कर। ऐसे यदि बढ़ने लग गए तो हमारे पास तो लिमोजिन और मर्सिडीज ही होती, इतना ज्यादा होता। था ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के कौन से खर्चे होते हैं? ओवरहेड। तो कल हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे, जॉब कॉस्टिंग के, यहां पर पढ़ के आना, ठीक है ना? ओके।